अस्सलाम वालेकुम, मैं अमदाद शुमरो। तहरीक इंसाफ और फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो बात ये बनती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ही सितारे गर्दिश में हैं, क्योंकि नए इंकशाफात सामने आए हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस में। और पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद अखबार डॉन ने रिपोर्ट किया है कि कैसे बेनामी अकाउंट्स बनाकर बाहर से मिडिल ईस्ट से पैसे मंगवाए गए और फिर वो पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में गए। यानी वो बात होती थी ना, फालूदे वाले और वो पापड़ वाले और नान चने वाले, आलू छोले वाले, ये पीटीआई ने एक बनाया हुआ था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी छेड़ बनाई हुई थी। और वो जाली अकाउंट्स का मामला, बेनामी अकाउंट्स का मामला जब सामने जब आया, वो टीटीओं का जिक्र होता रहा। शहजाद अकबर साहब कई घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, कई घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टीटियाँ दिखाते रहे। और अब उसके मुकाबले में अब अपोजिशन के पास भी हुकूमत के मुकाबले में इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन में होता है क्या नहीं होता, वो अखबार की रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है वो मैं आपको गुजारिश करता हूँ। लेकिन वो जो पीटीआई के मुकाबले में अपोजिशन को अब ये जवाब मिल गया है। वहाँ से अगर पापड़ वाले की बात आएगी तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की बात आएगी। वहाँ से अगर बात आएगी फालूदे वाले की तो यहाँ से ऑफिस बॉय की बात आएगी, ऑफिस असिस्टेंट या वो ऑफिस का हेल्पर जो है उसकी बात आएगी, जिसके नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए। अब ख़बर ये कहती है जो जिसको ओन कर रहे हैं पीटीआई के आज के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी ख़जानची सेक्रेटरी ख़जाना पीटीआई के सिराज अहमद साहब, उन्होंने इस खबर को ओन किया है कि हाँ जी हमने ऐसा फैसला किया था। इस तरह हमने वन टाइम इजाज़त दी थी अपने मुलाजमीन को कि आप अपने उसमें पैसे मंगवाएं और वो पैसे मंगवा कर फिर वो पार्टी के अकाउंट में कर दें जमा। यानी सीधी बेनामी, यानी किसी के नाम से पैसे आएंगे और किसी के होंगे और किसी को देंगे। और बेनामी को पाकिस्तान में बदनाम करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और अब पता चलता है कि जनाब इनकी पूरी की पूरी पार्टी बेनामी पर है। अब हुआ ये है कि जनाब एक इजलास हुआ था 1 जुलाई 2011 को। उस इजलास में शिरकत की थी अपना पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, जो सेनेट के टिकट के उम्मीदवार भी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सबसे करीबी है। सबसे यूँ वो टिच बटना की जोड़ी जड़ी कहते हैं ना पंजाबी, ये टिच बटनों की जोड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और लोगों से नाराज़ होते हैं, लेकिन जिन चंद लोगों से नाराज़ नहीं हो पाते, वजह पता नहीं, जो भी हो, खुलूस हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो लोग हर टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आँख के तारे होते हैं या हर टाइम उनको प्यारे होते हैं या हर टाइम इमरान खान साहब उनकी बात सुनने और उस पर अमल करने पर मजबूर होते, तो उनमें से एक शख्सियत है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, तो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी है पीटीआई के वो थे। आमिर कियानी साहब जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, और इनको सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया तब गया था कियानी साहब को कि जब उनको वो अद्वियात स्कैंडल में वो अद्वियात जो महंगी कर दी गई थी ना, 500% बढ़ा दी गई थी कीमतें, तो ये थे वज़ीर सेहत। तो वो बहुत बड़ा स्कैंडल था खरबों रुपए का, और वो चीज़ें सामने आई कि किस तरह हुआ है और कैसे कमीशन वगैरह लिया गया, वो सारी चीज़ें आ गई थी सामने। तो उनसे वजारत वापस ले गई थी और वजारत वापस लेने के बाद उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया था। तो ये साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे 2011 वाली में। उसके अलावा जनाब और हैं साहब सरदार अजहर तारिक हैं, और फिर दूसरे आजकल किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर यूनिस अली और एक तारिक शेख साहब हैं। तो ये मौजूद थे और इसमें फ़ैसला ये हुआ था कि जनाब बाहर से मिडिल ईस्ट दुबई वगैरह से पैसे मंगवाए जाएंगे और वो पैसे आएंगे जो जिनके नामों पर, अब ये नामों पर पैसे आए थे वो जो मुख्तलिफ मनी चेंजर्स होते हैं उसके ज़रिए। अब ये एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है आगे जाकर मनी लॉन्ड्रिंग का। बाहर से पैसे आए या इधर से जाएं, लेकिन अगर बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं आते तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो इमरान खान साहब पे हुंडी का तो इल्ज़ाम वैसे ही है। तो बहरहाल ये हुंडी, ये आए थे मनी चेंजर्स के थ्रू पैसे, या ये जो करते हैं वेस्टर्न यूनियन टाइप या इस तरह के जो काम करते हैं उसमें। अब टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान अफजल और अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद और ऑफिस हेल्पर ज़ाहिर है एक उस तरीके से कहा गया है, एक बहुत उस अंदाज में और कहना भी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट ने मोहम्मद रफ़ीक साहब, यानी जिसको हम उर्फ़ आम में चपरासी कहते हैं,
जो ऑफिस हेल्पर वो जो ऑफिस में दफ्तर के काम शाम संभालते हैं लड़के, ऑफिस बॉय जिसको कहा जाता है। अब इनके नामों पर पैसे मंगवाए गए बाहर से, और वो पैसे जो हैं वो फिर सिराज साहब जो हैं पीटीआई के सेक्रेटरी ख़जाना, वो मान रहे हैं कि हाँ जी ये किया गया था, और ये इसलिए किया गया था कि वहाँ से जो है वो पैसे पार्टी फंडिंग के लिए दुबई वगैरह से हम लीगली मंगवा नहीं सकते थे क्योंकि पाबंदी थी। तो हमने वो मान रहे हैं कि हमने फिर वो दूसरे तरीके से पैसे मंगवाए, यानी स्मगलिंग एक चीज़ की पाबंदी है, अगर वो आप नहीं ला सकते तो वो अगर दूसरे तरीके से आया तो उसको स्मगलिंग कहते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं, यानी इलीगल गैर कानूनी काम हमने किया। अब अकबर एस बाबर साहब ये कहते हैं कि जनाब यही वही अकाउंट्स हैं जिनके लिए मैंने स्क्रूटनी का कहा था, जिनके लिए मैंने ऑडिट का कहा वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब को उस वक्त 11 सितंबर 2011 को ख़त लिख कर कहा कि ये मामला गड़बड़ है, आप इसकी तहकीकात करवाएं, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और इसमें आप फंस सकते हैं। बहरहाल अब इसमें ये हो रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन में मामला जो चल रहा है स्क्रूटनी का, और वैसे भी जो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग चल रही है, तो वहाँ पीटीआई एक तो ये मान चुकी है कि जी उनके बाहर के जो एजेंट्स जिनको इन्होंने हायर किया था, इन्होंने वो जो इल्ज़ाम है कि गैर मुल्की लोगों से, यानी पाकिस्तानी जो है लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समंदर पार रहने वाले पाकिस्तानियों से तो पैसे इन्होंने फंडिंग की, जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि 40,000 अकाउंट्स हमने दे दिए। मगर अकबर एस बाबर का इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तानी नहीं भाई, गैर पाकिस्तानियों से, जिसमें वो इंडियंस, जिसमें वो इसराइली, कई और नाम भी वो लेते हैं, फर्म्स और लोगों से पैसे लिए गए। तो वो मामला तो वहाँ चल रहा है, और वहाँ पर उन्होंने ओन भी किया कि हाँ जी कुछ ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन वो हमने नहीं की, हमारे एजेंटों ने की, यानी हमने एजेंट्स हायर किए थे और एजेंटों ने खुद से इंडियंस को से और इसराइलियों से इनसे पैसे ले लिए। एक वहाँ पर वो मान चुके हैं, दूसरा ये वाला मामला भी आ गया, और अकबर एस बाबर कह रहे हैं कि यही तो मामलात हैं जिनकी वजह से मैं इलेक्शन कमीशन में गया हूँ। तो अब अगर ये चीज़ जो वो मान रहे हैं कि उनसे गैर कानूनी उन्होंने काम किया है, अब अगर ये चीज़ हो जाती है साबित, तो फिर क्या होगा? नवाज शरीफ साहब को आपको याद होगा कि उनसे तो बेटे से तनख्वाह ना लेने के था ना, कि उन्होंने तनख्वाह जो ली थी, बेटे से तनख्वाह ली थी, वो जाहिर ना करने पर झूठ बोलने के इल्ज़ाम में वो हो गए नाअहल। तो यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी ने मामला छुपाए हुए हैं। अब झूठ कहें, इसको कुछ कहें, लेकिन बहरहाल वो वाला जो मामला नवाज शरीफ वाला की जो नज़ीर है वो तो मौजूद है कि वो एक वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं। तो यहाँ क्या पार्टी कलअदम होगी या पार्टी के सरबराह नाअहल होंगे? आगे इदारों का काम है, इलेक्शन कमीशन जाने, या कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है ये सारे मामला लेकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये मामला पहले से है, तो वहाँ पर तो अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो आगे जाके पता चलेगा कि नाअहल कौन होता है, पार्टी कलअदम होती है, क्या होती है। लेकिन सितारे इमरान खान साहब के गर्दिश में आ चुके हैं। अब इमरान खान साहब के दोस्त हैं फैसल वोडा साहब, उनका मामला इलेक्शन कमीशन में, उनको चैलेंज किया हुआ था उनके मुखालिफ वो मंदूखेल जो है कादिर मंदूखेल साहब, उन्होंने, अब वो मुसलसल उनकी दोहरी शहरियत मान चुके वो इलेक्शन कमीशन में कि हाँ जी जब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तब हमारी दोहरी शहरियत थी, वो इलेक्शन कमीशन में मान चुके। अब इलेक्शन कमीशन में बुला रही है, मुसलसल बुला रहा है इलेक्शन कमीशन, इनको आ नहीं रहे। अब इसकी समाअत पे ये हुआ कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने, ना वोडा साहब खुद ना उनके वकील पेश हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको 50,000 जुर्माना भी कर दिया, और ये भी कहा कि अगर 24 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी, और ये भी कहा कि अगर आप 24 फरवरी को नहीं आते तो फिर हम ये करेंगे कि हम अमेरिकी सफारत खाने को लिख देंगे कि जनाब बताएं कि तब ड्यूल नेशनल थे कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो इन्होंने कहा है कि इस पर हमारे पास कुछ और का है। यानी फिर वही बात कि इलेक्शन कमीशन के सामने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त इन्होंने अपनी दोहरी शहरियत जो है वो छुपाई थी। तो अब ये मामला चला जाएगा 24 को। अब फैसल वोडा साहब को, आपको पता है फैसल वोडा साहब कितने दबंग इंसान हैं, कोई भी मौका हो, अगर वो बालाकोट में पाकिस्तानी हीरोज़ ने वो इंडियन जो जहाज़ गिराया था, तो उस जहाज़ के ऊपर जाकर कमांडो की तरह यूँ बन के पाँव रख के उन्होंने तस्वीरें बनाई थी। और वो उधर कराची में वो जो हमला हुआ था एक, उसमें अभी वो वहाँ पुलिस ऑपरेशन चल रहा था, और ये साहब वहाँ पे गन्स वगैरह लगा के पहुँच गए थे, और वो जो जिस एसएसपी साहब ने उनको लिटरली सिपाहियों के ज़रिए धक्के दिलवा के निकाला था कि यार यहाँ से निकलो, आपका क्या काम है। तो वो कह रहा था मैं जी मदद करने आया हूँ। तो वो दबंग इंसान वहाँ पर तो पहुँच गए थे, अब इलेक्शन कमीशन से छुपते फिर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब ये लॉकडाउन इस्लामाबाद हो रहा था, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो किया था, जिसके बाद पनामा का केस साकिब निसार साहब ने सुनना शुरू किया था, या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने,
तो लॉकडाउन इस्लामाबाद के साथ साथ फैसल वोडा साहब ने लॉकडाउन लाहौर का एक प्लान दे दिया था, नक्शे बना दिए थे लाहौर के, यहाँ से ये कर देंगे, यहाँ से वो कर देंगे, रावी से बंद कर देंगे, मोटरवे से बंद कर देंगे, ठोकर से बंद कर देंगे, और बेदियाँ वाली साइड से इधर से बंद कर देंगे, यानी पूरे लाहौर को हम बंद कर देंगे और लाहौर को भी आइसोलेट कर देंगे और इस तरह करके हुकूमत गिरा देंगे। तो फैसल वोडा साहब बहुत बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग्स करने वाले आदमी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से छुपते फिर रहे हैं, बल्कि मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ज़ाहिर है मुँह छुपाते इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आया है या जो उनके ऊपर एतराज़ आया है उसका इनके पास जवाब नहीं है। तो अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन कितना भी मतलब ठंडा चले, अब इतना भी नहीं हो सकता कि आप इतना लंबा खींचे जाए, आपके पास कोई वो ना जो है जवाबदा मुलजिम तो हम नहीं कह सकते, ज़ाहिर है रिस्पोंडेंट जो है वो पेश भी ना हो और उनके वकील भी फिर पेश ना हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चारा ही क्या रह जाता है। तो लग ये रहा है जो कुछ अब तक फैसल वोडा साहब का कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन में, और जिस तरह वो मतलब वरना तो फैसल वोडा साहब के पास अगर सबूत होता तो अगर वो किसी टीवी टॉक शो में लाके बूट रख सकते हैं तो सबूत क्यों नहीं रख सकते। अगर उनके पास सबूत होता कि वो ठीक हैं और उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, तो वो जहाँ बूट रखा था उसी जगह पे सबूत भी ला के रख दें। तो इनके पास कोई सबूत है नहीं जो लग रहा है जो, तो अगर सबूत नहीं है तो नाअहली ना भी हो तो डी-सीट तो हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब उधर गर्दिश में हैं, उनके एक दोस्त इधर गर्दिश में हैं, दूसरे दोस्तों को जिनको वो इलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, सेनेट सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं बेसिकली, जिस तरह से वो ओपन बैलेट के ज़रिए वो चाह रहे हैं इलेक्शन करवाना सेनेट का, तो ज़ाहिर दोस्तों को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, और सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं अपने उन दोस्तों को जिनकी पाकिस्तानी शहरियत नहीं है, और उसके लिए वो कानून में आइन में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो इस तारे गर्दिश में है तभी ऐसी हरकतें होती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।